गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम आज से करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एनडीए 2022 के लिए तैयारी करेंगे। और मैं जयजीत वॉरियर एकेडमी से। तो हम क्या करेंगे, इसमें डेली 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम वही क्वेश्चन उठाएंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 पढ़ेंगे मगर उनको हम क्या करेंगे, बहुत डीप पढ़ेंगे, ताकि उससे क्या होगा कि हमें एक क्वेश्चन से चार ऑप्शन कुछ चार नया मिले। मतलब 40 क्वेश्चन आज हम यहाँ से सीख के जाएंगे। आज डेट है 15 जून। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी इज शेड्यूल्ड टू ट्रैवल टू विच नेशन इन द वीक ऑफ जून, इन द लास्ट वीक ऑफ जून 2022। मतलब जून महीने के, इसी साल जून महीने के आखिरी वीक में द पीएम मोदी or Honorable Prime Minister PM Modi has scheduled to visit which nation? तो हमारे पास ऑप्शन है यूएई, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो हम देखें तो वो कहाँ पे जाने वाले हैं, यूएई में। वो किस देश के विजिट पर है। हमारे जो पीएम हैं वो भी जर्मनी जाने वाले हैं। तो ऑन द वे जर्मनी जा ही रहे हैं, उसी बीच में वो कहाँ जाएंगे, यूएई भी जाएंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट। उसकी कैपिटल कहाँ पर है, अबू धाबी। तो वहां जा क्यों रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, G7 समिट की मीटिंग होने वाली है। आप बोलेंगे जी समिट क्या है। तो जी समिट एक 7 देशों का क्या है, एक संगठन है जिसमें कि 7 देश मिलकर, पहले तो याद थे मगर 2014 में जबकि रशिया ने यूक्रेन पे क्या, क्रीमिया पे क्या किया, उसने कब्जा किया, तो वो G8 से क्या हो गया, G7 हो गया, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। तो उसके कारण तो G7 रह गया। अब G7 की मीटिंग होती रहती है हर साल, तो उसी मीटिंग में हमारे पीएम जाने वाले हैं अभी G7 मीटिंग में। ओके, वहां जाकर वो मीटिंग में चलेगी। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है कि ये सऊदी अरबिया है। अभी हम देखेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है अरब नेशन से। अभी हम देखें तो टॉप पे हमारे कौन है, टॉप पे हमारे पास ईरान है। उसके बाद कौन है, अभी रिसेंटली पहले सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया थी, मगर अभी रिसेंटली रशिया ने सऊदी अरब को क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया। मतलब कि सेकंड पे कौन आ गया, रशिया आ गया। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे हमारे पास रह गया सऊदी अरब। मतलब कि अभी इस वॉर क्राइसिस में, अभी इस मतलब इन्फ्लेशन में, जिसमें कि भाई हर चीज दाम बढ़ रहा है, हर चीज दाम बढ़ रहा है, वहां पे अमेरिका इंडिया ने एक सच्ची दोस्ती का दिखाकर रशिया से उसको हेल्प किया। उससे क्या कर सकते, एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब वो जो कहां रशिया, हम पहले रशिया से कम खरीदते थे, अब हम रशिया से अराउंड 18.2%, जो कि अब आगे चलकर 20% हो सकता है। मतलब रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट का हम 18.2% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सोच लीजिए कैसे चल रहा हो, क्या चल रहा है। ये चाहे तो ये अभी आने वाले टाइम में 20% हो सकता है, क्योंकि हमारे डिफेंस हमारे मिनिस्टर ने कहा है, हमारे पीएम मोदी ने कहा है कि हम और भी तेल एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि जो कंट्री में जो इन्फ्लेशन हुआ है तेल के कारण वो कम हो जाए, उसके कारण दिक्कत ना करनी पड़े। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, आप सब जानते हैं, क्वाड क्या है, कोऑर्डिनेटेड एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज है। कौन सी कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया भी इसका एक पार्ट है। ये बना क्यों है, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कोई काम हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, कोई वर्क हो रहा है, तो उसको ध्यान देने के लिए, उसको सिक्योरिटी के लिए कौन बना है, क्वाड बनाई गई है। ओके, फ्रांस क्या है, अभी हमें पता है रिसेंटली फ्रांस में इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था। कौन जीता प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आप पक्का ऑप्शन बताइए हमें, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताइएगा। तो वहां पे भी इलेक्शन इमैनुअल मैक्रोन जीते हैं, जो कि पहले भी वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मतलब जो प्रेसिडेंट थे अब फिर वहां को प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो पीएम मोदी भी वहां विजिट किए हैं, उनको बधाई देने के लिए, इनके वापस जीत के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country former president is suffering from amyloidosis। अब सोचेंगे आप लोग, इतनी बड़ी डिजीज amyloidosis, ये है क्या पहले तो ये ऐसी डिजीज है जिसमें कि जो भी सफरिंग कर रहा है, जो भी उससे गुजर रहा है, तो जो रोगी है उसके बचने के 5% चांसेस हैं। ये डिजीज बहुत रेयर है। कैसे रेयर है, हर 1 लाख लोगों में 1 को होती है ये डिजीज। तो इसमें क्या है कि जो अब ऑप्शन क्या है, टर्की, फ्रांस, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन,
परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो जो डिजीज है ये एमाइलोइडोसिस, इससे सफर कर रहे हैं। ओके, ऑप्शन है टर्की। अब टर्की आकर बहुत फेमस चल रहा है क्योंकि इस वॉर में टर्की का कोई स्टैंड क्लियर नहीं। अभी इजराइल अपने देशों नागरिकों को बोला है कि अभी आप लोग टर्की घूमने ना जाए, क्योंकि द पीपल्स ऑफ इजराइल try or always will visit to Turkey for what? For their spending their holidays. तो उसी क्रम में वो अभी जाने वाले थे, मगर इजराइल ने मना कर दिया। क्यों मना किया है? उसका मेन रीजन ईरान है। ईरान क्या कर रहा है? ईरान क्या उन लोगों को मना कर रहा है। ईरान क्या बोला है? इजराइल को धमकी दिया है कि हम आप पर हमला कर सकते हैं। उससे बचने के लिए इजराइल ने अपने लोगों को मना किया टर्की जाने के लिए, बोला कि इस तरफ मत जाए। ऑप्शंस में श्रीलंका भी है। श्रीलंका का फेमस है। अब रिसेंटली श्रीलंका में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, देखिए श्रीलंका में हर चीज का रेट इतना बढ़ चुका है, तेल 200 रुपए किलो लीटर आ चुका है तेल श्रीलंका के प्राइस में देखा जाए तो। मतलब श्रीलंका में आजकल जो स्थिति है बहुत क्या है, बहुत बढ़ जा चुकी है। वहां के फूड प्राइसेस, ग्रेन प्राइस, मतलब कि थिंग्स फूड एडजस्ट पेट्रोल्स एवरीथिंग इज इन ऑन इट्स हायर पीक। इट माइट हैपेंस कि श्रीलंका की जो स्थिति है कुछ दिनों में श्रीलंका क्या हो जाए, दिवालिया बिल्कुल हो जाए, माफ कीजिए उसको, दिवालिया हो जाए। इसको बचाने के लिए वो IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद लेती है। इंडिया उसको बहुत ऊपर कोशिश कर रहा है। इंडिया अपने तरफ से जितना सहयोग हो सकता है सहयोग देने की कोशिश कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which countries propose to plan to launch a solar power plant in space? अब आप सोचेंगे कि सोलर पावर प्लांट, पहले तो प्लांट, वो भी स्पेस में। हम धरती पर प्लांट नहीं लगा पा रहे हैं। लोग कहां सोच रहे हैं सोलर प्लांट कहां को भी स्पेस में लगाने के लिए, जहां कोई मिट्टी नहीं है। मतलब कैसे? तो अभी देख सकते हैं कि अभी हर कंट्री क्या कर रही है, अपने आप को इंप्रूव कर रही है। अभी जो ग्लोबल समिट्स हुए थे, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हुए थे, उसमें क्या हम सबने सारी कंट्री शपथ लिया है कि हम क्या करेंगे, अपने आप को सोलर एनर्जी की तरफ क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। उसी क्रम में अभी ये कंट्री है, उसने बोला है कि मैं तो अपना सोलर पैनल भेजूंगा कहां पे, स्पेस में। आप लोग नीचे घूमते रहेंगे तो ऊपर स्पेस में चला घूमने के लिए, वहीं लगा दूंगा डायरेक्ट, वहीं से सन से हीट एनर्जी लूंगा और वहां से मैं आपको कहां भेजूंगा, आपको एनर्जी ट्रांसफर करूंगा कहां पे, आप इसकी कंट्री ट्रांसफर करूंगा। अब सोचेंगे एनर्जी आएगी कैसे, वहां से तार लाना, इतना तार तो भाई बहुत, मतलब ये बहुत पैसा लगने वाला है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो दिखता नहीं है मगर वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। उसमें जो माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स जो है, रेडियो वेव्स को यूज करके जो एनर्जी को हम, जो सोलर एनर्जी वहां पे स्पेस लगने वाली है, वहां से हम उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कंट्रीज में, हमारे अर्थ में ट्रांसफर करेंगे। अब देखते हैं पहले कंट्री कौन सी है। तो ऑप्शन क्या क्या है, जापान, चाइना, अमेरिका एंड इंडिया। तो इसमें जो चाइना है, चाइना ने बोला है कि चाइना रिसेंटली प्रपोज अ प्लान टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस टू गेट इनएग्जॉस्टिबल पावर इन 2028। अब देखिए ज्यादा दूर भी नहीं, अब 2022 चल रहा है, 6 साल बाद चाइना ने बोला है कि हम अपना स्पेस में हिस्सा देने वाले हैं, स्पेस में हम सोलर पैनल लगाने वाले हैं। कहां पे, क्यों लगाया है धरती पे, कभी ठंडी हो रही है, गर्मी हो रही है, स्पेस में लगा देते हैं, ना ठंडी का फर्क ना गर्मी का दिक्कत, बस पूरी साल हम देखेंगे, पूरे साल हम सोलर एनर्जी का मजा लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हम जो यूज कर रहे हैं किस लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो कम हो जाएंगे, पोल्यूशन कम हो जाएगा, कंट्री की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो कि कंट्री डिपेंड हो रही है दूसरे कंट्रीज पर कोयले के लिए, क्यों, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, नेचुरल गैस सॉरी पेट्रोल यूज करेंगे, डीजल यूज कर रही है। अब वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सोलर एनर्जी, हम क्या करेंगे, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यूज करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड, यूनेस्को। अब पता है कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स होती है, हर कंट्री में यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स है। इंडिया में भी आई थिंक मेरे को शायद 44 या 45 यूनेस्को की साइट्स है इंडिया में भी। तो ये क्या है कि एक ये मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे एक संगठन है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस, जो वेटलैंड्स है, जो वेटलैंड्स है, उनको अगर अपने अंडर लेता है, उनकी केयर करता है, उनकी फंडिंग करता है, उसी में क्या है, यूनेस्को देखा जाए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, पेरिस, दुबई, लंदन, वाशिंगटन डीसी। अब इसके कहां पर हेडक्वार्टर है, तो इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस, फ्रांस में। ओके,
इसका फाउंडेशन कब हुआ था, ये फाउंड कब हुआ था, तो नवंबर 1945 में क्या हुआ था, ये फाउंड हुआ था। अब सोचेंगे कि उस टाइम पे तो सब चीज फॉर्म हुआ था 1945, यूनाइटेड नेशन उसी टाइम फॉर्म हुआ था। क्यों, वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ था, तो सारे देशों ने सोचा कि हमें कुछ कोई ऐसा संगठन चाहिए जिसके कारण क्या हो कि हम जो ये युद्ध लड़े गए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जापान पे जो बहुत बड़ी हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम, न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर बम गिरा, तो उसको अगली बार फिर ना होने के लिए, अब वो फिर ऐसे घटनाएं ना हो, तो हमने क्या बनाई, यूएन बनाई, यूनाइटेड नेशंस बनाई। ओके, उसके अंदर सब बने हुए हैं। तो इसका कैपिटल अभी कहां पर है, फ्रांस पेरिस में है। फाउंड हुआ था 1945 नवंबर में। अब इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, उसका डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे ऑज़ुले, इसका डायरेक्टर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ दिस स्टेट इज द डेजर्ट नेशनल पार्क सिचुएटेड। अब हिंट्स देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उसको हिंट से पकड़ सकते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, अब सोचेंगे कि डेजर्ट तो भाई हमारे इंडिया में कहां पर है, दो तरह डेजर्ट है इंडिया में, एक कोल्ड एक हॉट है। कोल्ड कहां पर है, हमारे ऊपर में जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख। हॉट कहां पर है, हमारे वेस्ट में राजस्थान, गुजरात, कुछ गुजरात के पास, मतलब कि कौन सा वो जो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसको हम कौन सा डेजर्ट कहते हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में पक्का मैसेज कीजिएगा, इसको डेजर्ट कौन सा कहते हैं। तो अब ऑप्शंस में है कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहां प्रेजेंट है, तो ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो सोचेंगे कि हिमाचल प्रदेश, वो तो ऊपर चला गया, मतलब वहां पर निशान कैसे आ सकता है। फिर गुजरात, हाँ गुजरात शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। हरियाणा वही ऊपर है, नहीं हो सकता। और पहला ऑप्शन है राजस्थान। तो अगर आप देखेंगे तो जो डेजर्ट है हमारा वो कहां पर है, वो राजस्थान में है। राजस्थान के अपर मोस्ट पार्ट में देखा तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। मतलब कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे कि अभी रिसेंटली हमारे एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि विदेशों के साथ डील करने में भाई मतलब उनकी कोई जवाब ही नहीं है। उनके जो जवाब है उससे कंट्रियां ही पड़ी हैं, हर कंट्रीज जो वो कंट्री कह रही है। पहले क्या होता है कि हम पहले अपने जवाब को हम ऐसे दिया करते थे, हम ऐसे किसी को आंसर दिया करते थे, किसी मीटिंग में बोला करते थे ताकि दूसरी कंट्री को क्या हो कि हार्म ना हो, दूसरी कंट्री को बुरा ना लगे। मगर अब इस गवर्नमेंट में अभी जो है एक ऐसे मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, वो क्या अपने कंट्री के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी कंट्री के लिए अच्छा क्या है, ये नहीं कि हमारे दूसरों देश के लिए अच्छा क्या है, उनको क्या अच्छा लग रहा है वो नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारी कंट्री के लिए अच्छा क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, अमित शाह, एस जयशंकर, रविशंकर प्रसाद और नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखेंगे कि एस जयशंकर जो है वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। इसमें क्या है कि अभी देखेंगे तो अभी रिसेंटली बहुत सारे जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जो हम वहां से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे बहुत सी कंट्री ने अपने अपने इसकी व्यू पेश किए इंडिया के बारे में कि इंडिया सही नहीं कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मगर फिर हमारे एस जयशंकर जी ने क्या बोला कि वी आर डूइंग जस्ट दोज वर्क, हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे फेवर, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लोगों के लिए अच्छा है, वो नहीं कि आपको खुश करने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं तो बीजेपी गवर्नमेंट का तारीफ कर रहा हूं, नहीं, जो रियलिटी में बता रहा हूं आप भी देख रहे होंगे कि अभी क्या हो रहा है, वही आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी से सपोर्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, which state government has launched the farmer registration and unified beneficiary information system or fruits software for other based single user registration for the farmer schemes। अब इसी के पता चल रहा है कि एक स्कीम है, किसके लिए स्कीम है, फार्मर्स के लिए। उसका नाम क्या है, द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड और यूनिफाइड बेनिफिशियरी या फिर फ्रूट्स। ओके, यही फ्रूट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, अब इसमें आप देखेंगे जो कर्नाटक गवर्नमेंट है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है, किसके लिए, फार्मर्स के लिए। द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी स्कीम सॉफ्टवेयर फॉर अदर बेस्ड, आधार बेस्ड, किस पे बेस्ड है ये, आधार कार्ड पे बेस्ड है। जो फार्मर आधार कार्ड है उनके आधार कार्ड, आधार नंबर बेस्ड है ये।
सिंगल विडो रजिस्ट्रेशन फॉर दिस स्कीम। अब जो सिंगल विडोज हैं, जो विधवाएं औरतें हैं, विधवा लोग हैं, उनके लिए भी ये एक्ट है ये। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ क्या हुआ, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये लॉ किए, जो फ्रूट देखिए, जो ये स्कीम है ये किसने स्टार्ट किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। किसके लिए स्टार्ट किया है, एक तो फार्मर्स के लिए स्टार्ट किया और दूसरा विडोज के लिए स्टार्ट किया है। ये किस पे बेस्ड है, ये आधार, हमारे जो आधार कार्ड उस पे बेस्ड है। सो देखिए क्वेश्चन का क्वेश्चन सोचिए, आपको क्वेश्चन आप सोचेंगे उसका नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, तो आपको वैसे क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which India city is sinking at the average rate of 2 millimeter every year। और सोचेंगे ये तो इंडिया को डुबाने लगे, किसी को डुबाने लगे। तो यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे देश की ऐसी कौन सी सिटी है जो क्या हो रहा है, वो हर ईयर कैसे डूब रही है, 2 mm हर ईयर डूब रही है, वो क्या हो रही है, सिंक हो रही है। क्यों, हमारा क्या हो रहा है, जो वाटर का लेवल है, हमारा जो ओशन लेवल है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, ऑप्शन पर देख लेते हैं, फिर इस बारे में करते हैं। कोची, मुंबई, पणजी एंड चेन्नई। तो जो दोस्तों जो मुंबई है वो हर ईयर क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है, खत्म हो 2 mm क्या हो रही है, डूब रही है, उसका पानी का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे लगता है कि आप सबको पता होगा कि रीजन क्या है। अभी देख सकते हैं इतनी गर्मी, पिछले 120 सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। मतलब कि क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारे क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ज्योग्राफिकल फिनोमेना। हम इस तरह अपनी दुनिया को, हम इस तरह अपने सराउंडिंग को क्या हार्म कर रहे हैं कि वो हमें ही अफेक्ट कर रहा है। मतलब कि हम अपने बोलते नहीं है कि उसी मतलब जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। सिमिलर वही बात हो रही है, हम जहां रह रहे हैं वहीं उसी पोल्यूशन कर रहे हैं, वहीं पे आसपास ग्लोबल वार्मिंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे तो हार्म होना ही है। तो इसी कारण क्या हो रहा है कि मुंबई जो इंडिया की जो फिल्म सिटी है, बॉलीवुड सिटी, अब सोचिए क्या पता आज से 100 साल 200 साल बाद मुंबई सिटी हो ही ना, फिर क्या होगा। तो हमें ऐसे मेजर्स लेने, हमें कोशिश करना है कि अपनी कंट्री को बचाएं, अपने मुंबई सिटी को बचाएं, अपने सराउंडिंग्स को मतलब क्लीन रखें, सफाई रखें और ग्लोबल वार्मिंग को क्या करें, बहुत कम से कम करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंकिंग आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग 2022। ऑप्शंस में है 3rd, 4th, 5th एंड 6th। तो अभी जो रैंकिंग हमारी इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, 5th रैंकिंग है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतना डाइवर्स क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन कभी करंट अफेयर उठा रहा हूं, कभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उठा दे रहा हूं, कभी क्रिकेट चल रहा है, कभी स्पोर्ट मतलब कभी स्पोर्ट्स खेल रहा है, कभी उसका कभी करंट अफेयर नेशनल अफेयर्स पढ़ रहा, कभी इंटरनेशनल अफेयर्स बता रहा हूं। तो एनडीए में कहीं लिखा नहीं है, वहां लिखा बस करंट अफेयर्स। इट इज आइदर ऑन बेसिस ऑफ क्रिकेट बेस हो सकता है, जो न्यूज़ अभी ट्रेंड में चल रही है आपको न्यूज़ कवर करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके करंट अफेयर इजी होगा और आपको फर्दर जब आप एसएसबी में जाएंगे, एसएसबी में भी आपके लिए फायदा होगा। ये तो आपको इस पर बहुत फोकस करना है। ओके, तो इंडिया किस रैंकिंग पर है, 5th रैंकिंग पर है। अभी आपने देखा होगा कि आईपीएल जो फुटबॉल है जिसमें कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी, रोनाल्डो, मेसी जैसे जो बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हैं, उसकी लीग को हमारी आईपीएल ने पीछे छोड़ दिया है। अब क्या हो रहा है कि विदेशों की कंट्री आके हमें, विदेशी जो चैनल्स हैं वो आके हमें बोल रहे हैं कि आप अपनी मतलब अपना आप हमें दे दीजिए ताकि हम अगले साल, हम इस बार आईपीएल का करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, हम लाइव दिखाएंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो चैनल्स होते हैं उनको क्या मिलता है, सॉरी, जो चैनल्स होता है उनको नए नए व्यूअर्स मिलते हैं। तो विदेश की कंट्रियां, इंडिया की कंट्री सब आ रही हैं, बोल रही, इंडिया की बहुत सी कंपनियां बोल रही हैं कि आप हमें अपना दे दीजिए ताकि हम इस बार दिखाना चाहेंगे। तो अभी देखेंगे कि अगली बार आप क्या देखेंगे कि डिज्नी चैनल पे आपको दिखने वाला है, जो आईपीएल लाइव होने वाला है वो डिज्नी दिखाने वाली है आपको। स्टार स्पोर्ट्स हम शायद ही देखें, हम डिज्नी दिखाएंगे आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अभी मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द अपर एज ऑफ अग्निवीर रिक्रूटमेंट। अभी ये न्यूज़ बहुत ट्रेंड में है। क्यों, पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल भर्ती नहीं आई, आर्मी की भर्ती ना किसी डिफेंस फोर्सेस की भर्ती नहीं आई है। सारे जितने हमारे भाई बहन हैं जो कि डिफेंस तैयारी कर रहे हैं, जो कि देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए अपने आप को देना चाहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं
कि कब भर्ती आएगी, कब हम भर्ती होंगे और अपने भारत माँ की सेवा करेंगे। तो उसी संदर्भ में हमारे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 46,000 वैकेंसी निकाली है। वो वैकेंसी किसके अंदर आई है? अग्निवीर वैकेंसी, अग्निवीर जो स्कीम है उसके अंदर वैकेंसी आ रही है। इसमें क्या होगा कि आपको बस 4 साल के लिए अपने डिफेंस का सॉल्व करना है। आप सब, इसकी एज क्या है? तो 17.5 से 21 साल तक इसकी एज है। आप अप्लाई करेंगे इसमें तो 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी होगी और फिर 4 साल की आपकी क्या होगी, आपका ड्यूरेशन होगा। 4 साल तक सॉल्व करेंगे आपको। अब सोचेंगे सैलरी किस तरह से मिलेगी, तो आपको सैलरी इस प्रकार मिलेगी कि अभी तो आपको मतलब जैसे मान लीजिए सैलरी अगर आपको 21,000 मिल रही है, सैलरी 30,000 सैलरी मिलेगी, पर सैलरी मिलेगी इसमें, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। मगर उसमें से 9,000 रुपए क्या होगा, उसमें से आपका डिडक्ट करके रखेंगे हम, सरकार रखेगी और सरकार 9,000 और मिला देगी, मतलब हो गया 18,000। 18,000 रुपए हर मंथ की सेविंग गुणे 12 48 मंथ, मतलब 18,000 रुपए गुणे 48 मंथ कर देंगे तो जो उतनी सेविंग हो रही है इट इज अराउंड 5.202 लाख रुपए की होगी। तो गवर्नमेंट आपको अपने तरफ से 5.02 लाख और आपने जो बताया 5.02 लाख उसको मिला के आपके रिटायरमेंट 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो बिना किसी टैक्स काटे आपको कितना देगी? 11 लाख आपको देने वाली है सरकार। मतलब क्या होगा, 4 साल की नौकरी की, हर महीने आपको सैलरी मिल ही रही है। आपके रिटायरमेंट के बाद 4 साल की नौकरी वाला क्या करना पड़ेगा, आपका होगा आपका, आप रिटायर होंगे और आपके पास 10 लाख 11 लाख आपके पास रहेगा जिससे आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम सरकार की, इसमें क्या हो रहा है कि हर किसी को देशभक्ति, हर किसी को देश के लिए सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि 4 साल बाद तो सब 100% जितने भर्ती हो सब रिटायर हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 4 साल आपने कैसा आपने सर्विस दिया उसके बेस पे आपके 20% लोगों को परमानेंट के लिए रख दिया जाएगा, जो कि अपनी जो परमानेंट सर्विंग करेंगे आगे अपनी सर्विस को जारी रखेंगे एक ऐसे नॉर्मल ऑफिसर के लिए। अब इससे फायदा क्या है सरकार को? पेंशन सबसे बड़ी चीज, कहां 100% लोगों को पेंशन सरकार देती, 75 को हटा दी, बचे 25, सरकार के पेंशन कम हो गया। तो उसी लिए सरकार ने स्कीम स्टार्ट किया है जिसके अंडर में सरकार 25% लोगों को फर्दर रख लेगी परमानेंट के लिए और बचे 75% लोगों को पैसे दे देगी। अब आप सोचेंगे कि अगर इन केस खुदा ना खास्ता अगर मैं शहीद हो गया, अगर कोई शहीद हो गया तो उसका क्या होगा? तो सरकार ने उसका स्कीम निकाला है। 1 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है उन लोगों को, उनकी फैमिली को देगी अगर वो देश की सेवा करते वो शहीद हो जाते हैं। अब सोचेंगे कि ठीक है, शहीद की बात तो अच्छी बात है, शहीद के लिए ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है, सर्विंग में अच्छा है। क्या पता मेरे हाथ में कुछ हो गया, मेरे हाथ कट गया, मान लो मैं किसी में सर्जिकल स्ट्राइक, किसी में ऑपरेशन में गया, मेरे किसी बॉडी पार्ट में डिफेक्ट आ गया, फिर क्या होगा? सरकार ने उसका भी निर्णय निकाला। सरकार ने बोला कि ऐसे लोगों को 44 लाख रुपए सरकार देने वाली है। पैसा कम है, मानता हूं मैं, मगर सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। तो इससे क्या होगा कि आप भले शहीद होते हैं या आप किसी तरह से आप किसी मतलब आपको पैर कट जाए, कुछ हो जाए, सरकार आपको उसका स्कीम रखी है। तो आपको इसमें क्या होगा? अब सोचेंगे कि अगर कोई 4 साल रिटायर होता है मतलब उसको सब पता है, उसको ऑफिशियल जानकारी पता है, सब पता है, मतलब वो तो किसी को शेयर भी कर सकता है। देखिए दोस्तों, दिक्कतें तो हर जगह पर है। अभी हम इंडिया पहली कंट्री नहीं है, बहुत कंट्री जैसे कि साउथ कोरिया, उसके बाद इजराइल, अमेरिका, रशिया, इन कंट्रीज में आपको कंपलसरी है सर्विंग करना 2 साल 3 साल के लिए। अब सोचिए इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ऐसी कंट्रीज में अगर अलाउड है चीज ये कि आपको सर्व करना है नेशन के लिए, मतलब कंपलसरी आपको जाना ही, आपको एक लड़का हो लड़की हो उसको सेना में सर्विंग देना ही है। वहां जब ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों, तो फिर हमारे हो सकती है, मगर अभी फिलहाल तो दिक्कत हमें नहीं दिखती है। इसलिए तो मेरे द्वारा तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट कर रही है। तो कितनी अच्छी बात होगी कि कोई बच्चा क्लास 10 पास किया, 17.5 साल का हुआ और 4 साल की भर्ती में जाकर बच्चा 21 साल पे वो रिटायर हो रहा है, उसके हाथ में 11-12 लाख रुपए हैं। कितनी मत उस पैसे को चाहे तो फर्दर स्टडी में वो यूज कर सकता है। तो ये मेरे दोस्त फ्रेंड्स आज के 10 क्वेश्चन, तो जो इसका आंसर क्या था, ये 21 साल इसकी क्या है, अपर एज है इसकी, जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट है। दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन से ये है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस 10 क्वेश्चन के अंदर आप लोग बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। कल भी ऐसी वीडियो लाएंगे और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।